दोस्तों आप सभी को नमस्कार। बीपीएससी मेन सीरीज की आज हम 26वीं क्लास पढ़ेंगे और इस क्लास में चर्चा करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर। यह टॉपिक न केवल आपके बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आप यूपीएससी या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस विषय से संबंधित एग्जामिनर आपसे जिन पहलुओं पर क्वेश्चन पूछ सकता है उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंध में क्या भारत की उपलब्धियां हैं, इसको पढ़ेंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया प्रगति या कहें कि हाल ही में भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या स्थिति है। फिर इसरो को पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलप में अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो इसरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसरो को हम लोग अलग से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसरो से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर भारत के विभिन्न उपग्रह और उनके अनुप्रयोगों को देखेंगे, जिसमें संचार उपग्रह, जिसमें हम लोग जीसैट और इनसेट जैसे उपग्रहों को पढ़ेंगे। भूप्रेक्षण उपग्रह, जिसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो आपके उपग्रह होते हैं उनको देखेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण उपग्रह, इसमें चंद्रयान, मंगलयान जैसे उपग्रह आते हैं, तो उस पर बात करेंगे। इंडियन नेविगेशन सिस्टम, जो भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, नेविक सिस्टम है, उसके अंतर्गत 9 नेविगेशन उपग्रह जो आते हैं उनको देखेंगे। अन्य उपग्रह जैसे आपके प्रायोगिक उपग्रह हो गए, रोहिणी, आर्यभट्ट, तो ये सारे उपग्रह हैं और इनके क्या अनुप्रयोग हैं इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है इसको देखेंगे, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सामाजिक आर्थिक विकास में, सामाजिक उत्थान में क्या भूमिका है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समक्ष क्या चुनौतियां, क्या समस्याएं हैं, वैश्विक स्तर पर देखेंगे, और भारत के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के समक्ष अभी क्या बाधाएं, क्या चुनौतियां मौजूद हैं उनको पढ़ेंगे। समाधान हेतु किए गए प्रयास, वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो वहां क्या प्रयास किए गए हैं, और भारत के संदर्भ में स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलप में क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं के समाधान है तो भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं उनको देखेंगे। फिर वे फॉरवर्ड को पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में कंक्लूजन। तो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और इसके सभी पहलुओं को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत की क्या उपलब्धियां हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया प्रगति और इसरो को पढ़ लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट 1, और दूसरे पार्ट में हम लोग बाकी सभी पहलुओं को देख लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ज़्यादा देर न करते हुए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? तो स्पेस टेक्नोलॉजी को जानने से पहले हमको जानना होगा कि स्पेस यानी अंतरिक्ष क्या है। हम जानते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जब जाते हैं तो विभिन्न स्फीयर हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम पृथ्वी से 18 किलोमीटर की दूरी तक की बात करें तो क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। देन 50 से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल होता है। मध्यमंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर पर आयन मंडल, फिर 400 किलोमीटर के बाद बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर होता है। तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक, अर्थात मध्यमंडल से 20 किलोमीटर आगे तक ये जो क्षेत्र होता है वह वायुमंडल कहलाता है। उसके बाद 100 किलोमीटर पर एक काल्पनिक रेखा, जिसे हम करमान लाइन कहते हैं, यहां से आपका अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर के बाद हमारा अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, और अंतरिक्ष से संबंधित जो भी हमको वहां पर अन्वेषण करना होता है, वहां पर कुछ भी गतिविधियां संचालित करनी होती हैं, वो सब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम इसको आसान भाषा में डिफाइन करें तो कह सकते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से अभिप्राय अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर यात्रा करने या गतिविधियों के संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। तो अब वायुमंडल के बाहर यानी 100 किलोमीटर के बाद जो भी गतिविधियां हम संचालित करते हैं और उन गतिविधियों में जो तकनीकी का उपयोग करते हैं वो सब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद हमारा अंतरिक्ष जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष स्टेशनों, कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्ष अनुसंधान में आवश्यक संरचनाओं आदि का विकास जो है शामिल होता है। तो अंतरिक्ष तकनीकों में क्या क्या शामिल होता है? अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष स्टेशन, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, और भी अन्य जो भी तकनीकी होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट आदि, ये सभी अंतरिक्ष अवसंरचना के ही अंतर्गत आते हैं। तो हमने जाना कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष से क्या अभिप्राय है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। आप जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कई चुनौतियां थी, जैसे भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास की। लेकिन इसके पश्चात भारत ने अंतरिक्ष विकास में जिस तरीके से काम किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो स्वतंत्रता पश्चात कई सामाजिक आर्थिक समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से विकसित किया।
जिसे 1960 के दशक के आरंभिक वर्षों से ही देखा जा सकता है। तो स्वतंत्रता के कुछ वर्षों पश्चात ही हम देख सकते हैं भारत की अंतरिक्ष उड़ान स्टार्ट हो जाती है और यह उड़ान स्टार्ट होती है सन 1962 से। 1962 में जब विक्रम साराभाई के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन होता है। तो सन 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ और यहीं से भारत के अंतरिक्ष विकास की उड़ान शुरू हो जाती है। फिर 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसे हम टल्स के नाम से जानते हैं, से पहला रॉकेट नाइक अपाची छोड़ा गया। 1967 में गुजरात में एक प्रायोगिक उपग्रह संचार भू स्टेशन का निर्माण किया गया और उसके बाद एक महत्वपूर्ण डेट आती है हमारे सामने 15 अगस्त 1969 की, और इस डेट को परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन होता है और इसरो ने भारत के अंतरिक्ष विकास को एक नई दिशा दी, विश्व में एक नया स्थान दिया है। तो 15 अगस्त 1969 की डेट को याद रखना है, इसी डेट को इसरो का गठन किया गया। हमने 1972 में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई। फिर 19 अप्रैल 1975 में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से निर्मित था। तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी तकनीक से निर्मित कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट, और यह 1975 में प्रक्षेपित किया गया। इसे इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष सतीश धवन के नेतृत्व में बनाया गया था। फिर सन 1979 में भास्कर प्रथम नामक प्रयोगात्मक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। 1980 में SLV-3 का सफल परीक्षण कर भारत उन देशों में शामिल हो गया जो अपने उपग्रह को स्वयं प्रक्षेपित कर सकते थे। तो अभी तक ये जो प्रयोगात्मक उपग्रह भेजे जा रहे थे तो वो किसी दूसरे देश की सहायता से, जैसे रूस, अमेरिका आदि की सहायता से, लेकिन 1980 में भारत में अपना SLV-3 का सफल परीक्षण किया और भारत अब उन देशों में शामिल हो गया जो अपने उपग्रह को स्वयं प्रक्षेपित कर सकता था। 1983 में इनसैट 1B का सफल परीक्षण किया गया और इनसैट एक प्रकार का संचार उपग्रह होता है। 1994 में ध्रुवीय प्रक्षेपण PSLV के सफल प्रेक्षण से स्वदेशी प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि हुई और इसके द्वारा अब तक 50 से अधिक सफल मिशन प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। तो जो ध्रुवीय प्रक्षेपण PSLV था उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वह 1994 में, और आज देख सकते हैं कि PSLV ने लगभग 50 से अधिक मिशनों को प्रक्षेपित किया और हाल ही में PSLV 54 के माध्यम से ओशनसेट 3 और 8 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और उसकी विकासात्मक उपलब्धियों को एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन में लिखना है कि भारत ने वर्ष दर वर्ष किस तरीके से अंतरिक्ष में विकासात्मक उपलब्धियों को प्राप्त किया है। 1994 के बाद भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी 2008 में, जब इसरो ने PSLV द्वारा भारत का चंद्रयान-1 अभियान किया और यह चंद्रयान-1 अभियान सफल रहा। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी चंद्रमा पर पानी की खोज कर चंद्रमा के पानी रहित होने की धारणा का खंडन किया। तो 2008 के पहले एक धारणा थी कि चंद्रमा पर पानी नहीं है, लेकिन भारत का यह चंद्रयान-1 अभियान जिसने चंद्रमा पर पानी की खोजा और उसने इस धारणा को खंडित कर दिया कि चंद्रमा पानी रहित है। बाद में इस बात की पुष्टि नासा ने भी की थी। उसके बाद 24 सितंबर 2014 इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो मंगल अभियान पहला 24 सितंबर 2014 को किया गया और इसने मंगल की धरती पर मंगलयान को उतारकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। साथ ही पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजने वाला प्रथम एकमात्र देश होने का भी गौरव भारत ने प्राप्त किया था। तो इससे पहले जो भी मंगल पर मंगल अभियान हो रहे थे अन्य देशों के द्वारा, जैसे रसिया, अमेरिका के द्वारा, तो वो पहली बार में ही मंगल की धरती पर अपने यान को उतारने में सफल नहीं हुए, लेकिन भारत ने यह कीर्तिमान स्थापित कर दिया और इसने पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजकर एक नया गौरव प्राप्त किया। 2017 में इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और पहले यह रिकॉर्ड रूस के पास था जिसने 37 उपग्रहों को भेजा था। तो 2017 में एक नई उपलब्धि हासिल हुई और यह उपलब्धि थी 2017 की, जब इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था। और इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? रूस के नाम था, जिसने 37 उपग्रहों को भेजा था। तो आप देख सकते हैं कि 37 से डायरेक्ट 104 उपग्रहों को भारत ने अंतरिक्ष में भेजकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। तो 2018 में इसरो ने फिर नेविगेशन उपग्रह, जिसे IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और आज यह नेविक के नाम से जाना जाता है। तो 2018 में इसरो ने नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया।
अभी दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो अपना नेविगेशन सिस्टम रखते हैं, जिसमें अगर हम रूस, जापान, चीन और यूरोपीय संघ को छोड़ दें तो भारत जो है ऐसा छठा देश है जिसके पास नेविगेशन सिस्टम है। 2019 में इसरो ने एंटी सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। तो 2019 में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि एंटी सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट कर दिया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। हालांकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों का सिलसिला यही नहीं रुकता है, यह निरंतर अपनी प्रगति पथ पर है जो आज दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अगर हम बात करें 2019 की तो चंद्रयान 2 का उसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और 2022 में इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS-4 जिसे कहते हैं का प्रक्षेपण किया और लगातार भारत अपनी अंतरिक्ष क्षेत्र में नए विकासों को शामिल करता जा रहा है। 2022 में ही चंद्रयान 3 और गगनयान का भी प्रक्षेपण होना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इसे 2023 में अब प्रक्षेपित किया जाएगा। अभी के लिए 2019 में चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और यह प्रक्षेपण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चंद्रमा पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराने की कोशिश की थी भारत ने। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की हालिया प्रगति पर। क्या वर्तमान स्थिति है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की और अंतरिक्ष विकास के संदर्भ में अभी भारत के सामने क्या संभावनाएं मौजूद हैं, तो इन सभी पहलुओं पर अब हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2021 तक स्पेस टेक एनालिटिक्स के अनुसार हमने एक डाटा लिया है, किसका? स्पेस टेक एनालिटिक्स, और 2021 का डाटा कहता है इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत के पास दुनिया की अंतरिक्ष तकनीकी कंपनियों का 3.6% हिस्सा है, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश इसे बनाता है। यूएसए की बात करें तो इसके पास 50% से ज़्यादा हिस्सा है अंतरिक्ष तकनीकी कंपनियों का, लगभग 56.4%। उसके बाद यूके 6.5%, कनाडा 5.3%, चीन 4.7%, जर्मनी 4.1% और इसके बाद भारत का स्थान है 3.6% अंतरिक्ष तकनीकी कंपनियों में, और इस तरह भारत छठा सबसे बड़ा देश हो जाता है दुनिया का। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य 2019 में 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह वर्ष 2024 तक 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ने की संभावना है। तो अंतरिक्ष विकास में भारत के लिए एक बड़ी संभावना है और यह डाटा कहता है कि 2019 में केवल 7 मिलियन डॉलर था जहां अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य, और यह 2024 तक 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा। उपग्रह विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार लगातार हो रहा है और भारत का उपग्रह विनिर्माण वर्ष 2025 तक 3.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 2020 में केवल 2.1 अमेरिकी डॉलर बिलियन में था। वर्तमान में भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2 से 3% की हिस्सेदारी रखता है। 2030 तक इसे 10% से अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया। तो वर्तमान में भारत की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कितनी है? 2 से 3% की, और भारत ने इसे 2030 तक 10% से भी अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया। भारत के निकट अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं जैसे चंद्रयान 3 का 2023 में इसे लॉन्च करने की योजना बनाई गई। हालांकि चंद्रयान 3 और गगनयान को 2022 में ही इसको लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 और तकनीकी कारणों की वजह से इसे अब 2023 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान भी 2023 में ही लॉन्च किया जाएगा और मंगलयान 2 को 2024 में लॉन्च करने की योजना है। इसरो के कुछ आगामी ये मिशन हो गए हैं। अगर हम निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात करें तो वो भी लगातार भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास में बढ़ रही है, और हाल ही का एक उदाहरण देख सकते हैं कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास में क्या वर्तमान स्थिति है और इसकी लगातार जो है प्रगति हो रही है, और इस तरीके से भारत के समक्ष अभी अंतरिक्ष विकास करने के लिए कई संभावनाएं मौजूद हैं। अब हम देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, क्योंकि इसरो के बारे में आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 1969 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य कार्य क्या है इसरो का? भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकों को उपलब्ध कराना। इसरो का उद्देश्य देश की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रभावी भूमिका को सुदृढ़ता प्रदान करना, साथ ही देश की सुरक्षा एवं उनके सामाजिक आर्थिक विकास को गतिशीलता प्रदान करना है। वर्तमान में इसरो विश्व की 6 बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में इसरो की क्या उपलब्धियां रही हैं, तो आप लोग उन्हीं पॉइंटों को इसमें लिखेंगे जो हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत की उपलब्धियों को पढ़ा था। इसरो की स्थापना के बाद में जो भी अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास हुआ भारत के संदर्भ में, उसमें इसरो की प्रमुख भागीदारी रही है। और इस संदर्भ में चाहे आपसे
इसरो के बारे में पूछा जाए कि अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो की क्या उपलब्धियां रही हैं, या भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाए, तो लगभग एक ही समान पॉइंट से इन दोनों पहलुओं को हम कवर कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने डबल टिक लगा दिया है, जिसमें डबल टिक है वो आप इसरो की उपलब्धियां अगर पूछी जाए तो उन्हें लिख सकते हैं। 15 अगस्त 1969 में जब इसरो का गठन हुआ, उसके बाद के जो भी कार्यक्रम हैं उसमें इसरो की भागीदारी रही है। 1975 में चाहे वो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया हो, और इसका निर्माण इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष सतीश धवन के द्वारा ही किया गया था। फिर 1980 में PSLV 3 का सफल परीक्षण, इनसैट 1B और 1994 का PSLV, ये सभी इसरो द्वारा ही प्रक्षेपित किए गए थे। दिन 2008 में इसरो ने ही PSLV C11 द्वारा इसका प्रक्षेपण किया, मंगलयान, और फिर उसके बाद जो नया कीर्तिमान अभी स्थापित किया है 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर, उसको भी इसरो ने ही PSLV C37 द्वारा प्रक्षेपित किया। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में इसरो की सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो इस संदर्भ में इसरो की विकासात्मक भूमिका और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकासात्मक उपलब्धियों के लिए एक समान पॉइंट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसरो की विकासात्मक भूमिका भारत के सामाजिक उत्थान में, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, क्या उपलब्धियां हैं, तो इसमें भी आप लोग एक समान पॉइंटों को लिख के काम चला सकते हैं। हमने आपके एफर्ट को कम करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है, और इसमें मुझे आसानी भी थी, क्योंकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में इसरो की सबसे बड़ी भूमिका है। तो इस संदर्भ में इसरो की चाहे विकासात्मक भूमिका हो सामाजिक उत्थान में, या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पूछी जाए, दोनों एक समान हो जाती है। इस तरीके से हमारे टॉपिक का जो पहलू 6 था, सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष क्षेत्र की क्या भूमिका थी, वह इसरो की विकासात्मक भूमिकाओं के साथ में ही कवर हो जा रहा है। सामाजिक उत्थान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है, उसमें सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र के विकास और सशक्तिकरण को देख सकते हैं। भारत का उपग्रह आधारित ग्राम संसाधन केंद्र कार्यक्रम, आपको ये याद रखना है, ग्राम संसाधन केंद्र कार्यक्रम, जिसे ग्रामीण जनता को प्रत्यक्षतः विभिन्न प्रकार की अंतरिक्ष आधारित सेवाएं जैसे टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, स्थानीय स्तर पर योजना और विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी, जिसमें कृषि संबंधी, मछली पालन, भूमि जल संसाधन प्रबंधन आदि के बारे में परस्पर संवादात्मक तरीके से सूचना उपलब्ध कराकर हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास और सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? इसरो के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, ग्राम संसाधन केंद्र कार्यक्रम। और यह ग्रामीण जनता को टेली एजुकेशन जैसी सेवाएं, टेली मेडिसिन अर्थात डॉक्टर अगर शहर में है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाता है? शहरी विकास में। शहरी विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन वाले जो उपग्रह होते हैं उनके डाटा की मदद से किसी शहर में भूमि उपयोग प्रणालियों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। साथ ही उपग्रह से प्राप्त चित्रों की सहायता से बुनियादी ढांचे के विकास को गतिशीलता प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से इसरो या फिर कहें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास से शहरी विकास की भूमिका को गतिशीलता प्राप्त हुई है, क्योंकि जो उपग्रह होते हैं उनके चित्रों के माध्यम से हम बुनियादी संरचनाओं के विकास को गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। कुछ शहरी जो प्रणालियां होती हैं, हमको कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आपदा प्रबंधन में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी भी आपदा प्रबंधन प्रयास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपदा प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसको मैंने बहुत डिटेल से इस टॉपिक को कवर किया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं उसे, क्योंकि आपदा प्रबंधन पर भी बीपीएससी मेंस लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है। तो आपदा प्रबंधन में यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? तो किसी भी आपदा प्रबंधन का जो प्रयास होता है उसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला आपदा से पूर्व आपदा प्रबंधन, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग इन तीनों ही स्तर पर प्रभावी तरीके से हो सकता है। आपदा से पूर्व हम पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करके इसका शमन कर सकते हैं, आपदा को नियंत्रित कर सकते हैं। आपदा के दौरान हम राहत बचाव कार्य को प्रभावी बना सकते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा, क्योंकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मुख्यतः एक तो रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराती है रिमोट सेंसिंग के द्वारा, या फिर जो भी संचार उपग्रह होते हैं उनके माध्यम से। उसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन सुदूर क्षेत्रों में भी जा सकते हैं जहां पर हमारी नजर नहीं पहुंचती, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से सारी तस्वीरों को हम देख सकते हैं। आपदा के पश्चात सामान्य स्थिति को भी बहाल करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका हो सकती है पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण में। इसरो के द्वारा शुरू किया गया, अगर हम एक उदाहरण कोट करें इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, तो इसरो के द्वारा शुरू किया गया भुवन पोर्टल एवं नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन प्रणाली का जो है आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने इसरो के उदाहरण इसलिए यहाँ पर लिए हैं क्योंकि चाहे आपसे इसरो की विकासात्मक भूमिका को पूछा जाए या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका, दोनों एक ही समान पॉइंटों से ये टॉपिक कवर हो जाए, इसलिए हमने सभी जगह इसरो के उदाहरणों को शामिल किया है।
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे पृथ्वी का ऊंचाई से चक्कर लगाते हुए जो उपग्रह होते हैं वो भूमि के विस्तृत क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं। सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, इनके जो आंकड़े होते हैं वो प्राप्त करके हम वन, मृदा, खनिज संसाधन एवं जलवायु परिस्थितियों आदि की वस्तु स्थिति आकलन कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अगर हम उदाहरण कोट करें तो इसमें पहला सुदूर संवेदन जो आधारित कार्यक्रम था वह 1970 में नारियल पेड़ों की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए चलाया गया था। तो इस संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्पेस टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका हो जाती है। सूचना संचार में भी काफ़ी बड़ी भूमिका है और सूचना संचार में जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका है, पहला तो वह इंटरनेट कनेक्टिविटी का, दूसरा संचार उपग्रहों का। उपग्रहों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को दुनिया के हर कोने, यहाँ तक कि दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुँचा दिया है। तो जहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, जिन क्षेत्रों में चाहे पहाड़ी क्षेत्र हों, चाहे जितने दुर्गम क्षेत्र हों, उनको सैटेलाइट के द्वारा हम कनेक्टिविटी आसानी से अब पहुँचा सकते हैं। आज एक सामान्य व्यक्ति जिसे इंटरनेट का थोड़ा सा भी ज्ञान है, वह दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, जंगल, जमीन जो एक ग्रामीण जनता का आधार है से संबंधित जानकारी एकत्र कर सकता है। तो आज हम जानते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी, और यह कनेक्टिविटी सैटेलाइट के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, जमीन, इन सभी के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है और इन जानकारियों को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन को और भी गुणात्मक रूप से उपयोगी बना सकते हैं। इस तरीके से दूर संचार में आई क्रांति जो उपग्रहों द्वारा ही संभव थी। इंटरनेट कनेक्टिविटी आज दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है उपग्रह सैटेलाइट की ही है। इसने दूरियों को कम कर विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र में पिरो दिया है, जो भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। अन्य क्षेत्रों की बात करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में, तो इसके अलावा कृषि क्षेत्र में फसल और मृदा की निगरानी एवं फसल उत्पादन पूर्वानुमान करने में, सुरक्षा के संदर्भ में जैसे सीमा पारी क्षेत्र की निगरानी आदि करने में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका हो जाती है। शिक्षा में जैसे उदाहरण देखें तो इसरो द्वारा शुरू किया गया एडुसेट, जिसने स्कूल, कॉलेज, उच्चतर शिक्षा को कनेक्टिविटी प्रदान की है। ऐसे कई अन्य क्षेत्र भी हैं जहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत के सामाजिक उत्थान को एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है। तो हमने देखा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या फिर इसरो की सामाजिक उत्थान में क्या भूमिका हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास सशक्तिकरण में, शहरी विकास में हमने देखा आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, संचार क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसकी उपलब्धियों को देखा। अन्य क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र, सुरक्षा, शिक्षा आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया। इस तरह हमने अपने पार्ट 1 में पढ़ा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियां क्या हैं, और इसमें हमने इसरो की क्या उपलब्धियां हैं अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में, इन दोनों को शामिल करते हुए इस पॉइंट को पढ़ा। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्या हालिया प्रगति है, क्या वर्तमान स्थिति है, और अंतरिक्ष के विकास में अभी क्या भारत की संभावनाएं हैं। इसरो को पढ़ा कि इसरो का कब गठन हुआ, इसका मुख्यालय क्या, इसके कार्य हैं प्रमुख, क्या उद्देश्य है, इसरो की सामाजिक उत्थान में क्या भूमिका है, इसरो की अंतरिक्ष विकास में क्या उपलब्धियां हैं, ये सारे पॉइंटों को डिस्कस किया। और इस टॉपिक का जो पहलू 6 है सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष क्षेत्र की भूमिका और क्या उपलब्धियां हैं, इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे भारत के विभिन्न उपग्रह और उसके अनुप्रयोग, जिसमें संचार उपग्रह, भूप्रेक्षण उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण उपग्रह जिसमें चंद्रयान 2 को डिस्कस करेंगे, नेविगेशन उपग्रह IRNSS या फिर जिसे आज हम नेविक कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। दिन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समक्ष चुनौतियां, समस्याएं वैश्विक और भारत दोनों के संदर्भ में देखेंगे। क्या प्रयास किए गए हैं इन समाधानों के लिए, इसमें भी वैश्विक स्तर पर और भारत के संदर्भों को शामिल करते हुए पढ़ेंगे। क्या आगे की राह होगी, क्या निष्कर्ष होगा इस पूरे टॉपिक का, वो अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।